Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Leisure. And today we will continue our Indian writer series. And after Arundhati Roy, we will cover one of the most important Indian writer, Amitav Ghosh. अमिताभ घोष जो कि बंगाली राइटर हैं और अपनी हिस्टोरिकल फिक्शंस और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे जो भी इन्होंने बुक्स लिखी उनके कारण ये पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हैं। और इनको जो हमारा इंडिया का जो कि एक लिटरेरी ऑनर है जननपीठ अवार्ड, उसके साथ भी इन्हें नवाजा गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़ कि 54th जननपीठ अवार्ड 54th जननपीठ अवार्ड 2018 यानी कि 2018 54th जननपीठ अवार्ड 2018 जो कि अमिताभ घोष को मिला। ये क्या है हमारे इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, हमारे इंडिया का साहित्य सम्मान है जननपीठ अवार्ड, जो कि 54th जननपीठ अवार्ड है वो किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। कौन से ईयर में मिला? 2018 के अंदर इन्हें ये अवार्ड मिला। ठीक है जी। अगर इनकी बात करते हैं बर्थ की कि इनका बर्थ कब हुआ? इनका बर्थ 11th ऑफ जुलाई 1956 में हुआ। इनका जो बर्थ है, इनका बर्थ कब हुआ? इनका बर्थ 11th ऑफ जुलाई 1956 में हुआ। कहाँ पर हुआ इनका बर्थ? इनका बर्थ कैलकाटा में हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है? बंगाली राइटर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये मतलब इन्होंने एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट भी काम किया। कहां पर काम किया? इन्होंने काम किया द इंडिया एक्सप्रेस में इन्होंने, अमिताभ घोष ने एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट काम किया। कब काम किया? ड्यूरिंग इमरजेंसी इन्होंने एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट काम किया, जिसके अंदर इन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। क्या चीज ऑब्जर्व की इन्होंने? इंडियाज पॉलिटिकल एंड क्लाइमेट चेंजिंग कंडीशन को। ठीक है, यानी कि इन्होंने एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट काम किया। कहां पर? द इंडिया एक्सप्रेस में ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इसके अंदर उन्होंने सूक्ष्म तरीके से माइन्यूटली क्या ऑब्जर्व किया? इंडिया का बदलता हुआ पॉलिटिकल और क्लाइमेट चेंज कंडीशन को इन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि इनकी जब भी आप कोई स्टोरीज पढ़ेंगे तो उनकी स्टोरीज का जो मेन थीम रहेगा, लगभग आप क्या देखेंगे? आपको वॉयस जर्नी, यानी कि जो समुद्री यात्राएं होती हैं, वॉयस जर्नी, हिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज, ये इनकी स्टोरीज का आपको मेन थीम देखने को मिलेगा। समुद्री यात्राएं यानी कि वॉयस जर्नी और हिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज। इतनी बात समझ आई कि जो अमिताभ घोष है, इनका जो बर्थ हुआ 11th ऑफ जुलाई 1956 को हुआ। कहां पर हुआ? कैलकाटा में हुआ। और ये एक बंगाली राइटर है अभी है, और ये फिलहाल रह कहां पर रहे हैं? अगर आप इनकी प्रेजेंट की बात करें तो ये प्रेजेंट में कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट में ये न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है।
प्रेजेंट में न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर ये स्टे कर रहे हैं। और वैसे इनका अगर बर्थ प्लेस देखते हैं वो क्या है, कैलकाटा है। इनको इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिला है 54th ज्ञानपीठ अवार्ड का कौन से ईयर में मिला, 2018 में मिला। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 54th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, तो आपको क्या आंसर करना होगा, अमिताभ घोष जो कि इंडियन राइटर है, इन्हें इसके साथ में नवाजा गया। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एज अ प्रिंट जर्नलिस्ट काम किया है इंडिया एक्सप्रेस में ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इन्होंने ऑब्जर्व किया इंडिया की पॉलिटिकल और क्लाइमेट चेंज कंडीशन को। इनकी स्टोरीज का जो आप थीम देखेंगे वो क्या रहता है, वॉइस जर्नी रहती है, हिस्ट्री रहता है और क्लाइमेट चेंज रहता है। इतनी बात थी। इसके बाद में इन्होंने कौन से नॉवल के साथ में डेब्यू किया, यानी कि ये नॉवल की दुनिया में आए तो इनका पहला नॉवल कौन सा था, तो इनका पहला नॉवल था द सर्कल ऑफ रीजन। द सर्कल ऑफ रीजन इनका फर्स्ट नॉवल था। द सर्कल ऑफ रीजन इनका फर्स्ट नॉवल था, जिसके साथ में इन्होंने नॉवल की दुनिया में डेब्यू किया। नॉवल की दुनिया में डेब्यू किया, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि अमिताभ घोष जो कि इंडियन राइटर है उनका पहला नॉवल कौन सा है, तो उनका जो फर्स्ट नॉवल है वो कौन सा है, द सर्कल ऑफ रीजन है, जिसके अंदर हमें ये नाचिकेता के बारे में, नाचिकेता, अल्लू और इनके एक अंकल है बलराम, इनके अंकल है बलराम, उनके बारे में बताते हैं। यानी कि इनका जो फर्स्ट नॉवल है जिसके साथ में इनका डेब्यू नॉवल है द सर्कल ऑफ रीजन, उसके अंदर हमें ये नाचिकेता के बारे में, अल्लू के बारे में और इनके एक अंकल है बलराम उनके बारे में बताते हैं। ऊपर मेंशन है देखिए कि द सर्कल ऑफ रीजन क्या है, इनका डेब्यू नॉवल कौन से ईयर में आया, कौन सी ईयर के अंदर ये पब्लिश हुआ, 1986 ईयर। इसके याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1986 के अंदर इन्होंने फर्स्ट नॉवल लिखा द सर्कल ऑफ रीजन। और इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें, नाचिकेता एंड अल्लू के बारे में हमें बताते हैं, और उनके एक अंकल है बलराम, उनके बारे में हमें जानने को इसके अंदर मिलता है। तो 2 साल के बाद में यानी कि 1988 के अंदर इनका नेक्स्ट नॉवल आया द शैडो लाइन्स। नेक्स्ट नॉवल का क्या नाम है, द शैडो लाइन्स। ठीक है, ये जो शैडो लाइन्स है ये स्प्लिट है 2 पार्ट्स के अंदर, ये शैडो लाइन्स स्प्लिट है 2 पार्ट्स के अंदर, गोइंग अवे एंड कमिंग होम। गोइंग अवे एंड कमिंग होम इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं द शैडो लाइन्स में। और अगर आप इसके हीरो की बात करते हैं तो इस नॉवल के जो हीरो का नाम है वो क्या है, ट्रीडिव। ट्रीडिव इसके हीरो का नाम है। तो शैडो लाइन्स के जो प्रोटोगोनिस्ट हैं उनका नाम क्या है, ट्रीडिव। कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई है, फर्स्ट वाले के 2 साल के बाद में, यानी कि 1988 के अंदर ये पब्लिश हुई है। एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है कि जिस नॉवल को कोई अवार्ड मिला हो वो याद रखना आपके लिए मस्ट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो जो भी मैंने अभी यहाँ पे नॉवेल्स लिखे हुए हैं सभी एग्जाम के पीओवी से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस भी नॉवल को अगर कोई भी अवार्ड के साथ में नवाजा गया है वो आपके लिए जानना मस्ट हो जाता है। तो यानी कि जो शैडो लाइन्स है इसको कौन सा अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, पब्लिश होने के 1 ईयर बाद में, यानी कि 1989 के अंदर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। यानी हमने 2 नॉवेल्स के बारे में जाना। पहला नॉवल था इनका डेब्यू नॉवल जो कि 1986 में आया द सर्कल ऑफ रीजन, जिसके अंदर हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे नाचिकेता, अल्लू एंड बलराम। उसके बाद में 2 साल के बाद में इनका नॉवल आया 1988 के अंदर द शैडो लाइन्स, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, जो 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट है। पहला पार्ट कौन सा है, गोइंग अवे, और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, कमिंग होम। इसके बाद में फिर से 1 ईयर के बाद यानी आफ्टर 1 ईयर आपको द कैलकाटा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। द कैलकाटा क्रोमोसोम जो इनका 3rd नॉवल है, कैलकाटा क्रोमोसोम इनका 3rd नॉवल है। ये जो नॉवल है द कैलकाटा क्रोमोसोम ये किसके ऊपर बेस्ड है, सर रोनाल्ड रोस के ऊपर। सर रोनाल्ड रोस के ऊपर ये बेस्ड है। तो सर रोनाल्ड रोस कौन है, तो जो मैंने आपको बताया कि कैलकाटा क्रोमोसोम है किसकी लाइफ पे बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सर
रोनाल्ड रॉस। ओके, तो ये सर रोनाल्ड रॉस कौन है? ये नोबल विनिंग प्राइज साइंटिस्ट है। नोबेल विनिंग प्राइज साइंटिस्ट है। अगर पूछ लिया जाए कि जो द कैलकाटा क्रोमोसोम के जिसके ऊपर लाइफ के ऊपर बेस्ड है सर रोनाल्ड रोज की लाइफ पे, तो वो कौन थे? वो नोबेल विनिंग प्राइज साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? ब्रेक थ्रू रिसर्च की थी। जिन्होंने ब्रेक थ्रू रिसर्च की थी। रिसर्च किसके ऊपर की थी? इन्होंने मलेरिया के ऊपर। मलेरिया के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। कौन से ईयर के अंदर की थी? 1989 के अंदर। यानी कि जिस ईयर के अंदर ये पब्लिश हुई है उसी ईयर के अंदर इन्होंने सर रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के ऊपर रिसर्च किया था। इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो थर्ड नोवेल है द कैलकाटा क्रोमोसोम, वो सर रोनाल्ड रोस की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो सर रोनाल्ड रोस कौन है? ये एक नोबेल विनिंग प्राइज साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने रिसर्च की थी मलेरिया के ऊपर 1989 में। आपने 3 नॉवेल्स जाने, द सर्कल ऑफ रीजन, डेब्यू नॉवल, द शैडो लाइंस, और थर्ड द कैलकाटा क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद में आपको फोर्थ नॉवल देखने को मिलेगा द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस जो कब आई? 2 साल के बाद में 2000 में आई द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस में आपको एक यंग ऑर्फन बॉय देखने को मिलेगा। यंग ऑर्फन बॉय, तो जो इसमें यंग ऑर्फन बॉय है वो कौन है? राजकुमार है। राजकुमार कौन है? यंग ऑर्फन बॉय, अनाथ लड़का, जवान अनाथ लड़का है। द ग्लास पैलेस के अंदर आपको स्टोरी मिलेगी यंग ऑर्फन बॉय राजकुमार की, और एक रॉयल बर्मीज फैमिली है, बर्मा की फैमिली है, एक बर्मीज फैमिली, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और ये जो ग्लास पैलेस है ये डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहले मैंने बताया कि जो शैडो लाइंस है वो कितने पार्ट्स के अंदर स्प्लिट है? 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट है, गोइंग अवे एंड कमिंग होम। उसी तरीके से जो ग्लास पैलेस है 2000 में आई, वो एक ऑर्फन बॉय के बारे में है, राजकुमार, और एक रॉयल फैमिली है, बर्मिस फैमिली, उसकी कहानी है जिसको 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा 2008 में, 11 में और 15 में 3 बुक्स देखने को मिलेंगी। 3 बुक्स देखने को मिलेंगी। जो फर्स्ट बुक है सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज जो कि 2008 में आई फर्स्ट बुक। 2011 में सेकंड बुक आई रिवर ऑफ स्मोक, और थर्ड बुक आई फ्लड ऑफ फायर 2015। तो इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो सी ऑफ पॉपीज है, जो सी ऑफ पॉपीज है, सी ऑफ पॉपीज के बारे में बताऊं तो सी ऑफ पॉपीज के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस बारे में देखने को मिलेगा आपको? आइबिस बॉयज एंड बियॉन्ड, समुद्री यात्रा का आपको एक परिचय देखने को मिलेगा। तो इसमें आइबिस क्या है? ये एक जहाज है, शिप है, ये एक समुद्री जहाज है, इसकी कहानी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि सी ऑफ पॉपीज जो फर्स्ट बुक थी 2008 में आई, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है किसका? आइबिस वॉइस का। ठीक है, ये नाम याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सी शिप की बात हुई है। इसमें आइबिस शिप की बात हुई है। उसके बाद में जो रिवर ऑफ स्मोक है, रिवर ऑफ स्मोक में हमें क्या देखने को मिलता है? एक ग्लिम्स देखने को मिलती है, ग्लिम्स देखने को मिलती है, झलक देखने को मिलती है। किसकी झलक देखने को मिलती है? फेंक्वी टाउन की। फेंक्वी टाउन, फेंक्वी टाउन क्या है? फेंक्वी टाउन एंड इट्स वर्किंग, फेंक्वी टाउन एंड इट्स वर्किंग। फेंक्वी टाउन जो कि चाइना में एक बस्ती है, चाइना के अंदर एक बस्ती है फेंक्वी टाउन, और वहां पे जो भी काम होते हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा, एक झलक देखने को मिलेगी। कौन सी बुक के अंदर? सेकंड बुक है रिवर ऑफ स्मोक, उसके अंदर। थर्ड है फ्लड ऑफ फायर। थर्ड फ्लड ऑफ फायर में आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लड ऑफ फायर के अंदर आपको एक फाइनल एंड दिखेगा। किस बारे में? जो ओपियम वार हुआ, जो अफीम का युद्ध हुआ,
ओपियम वार हुआ, उसके अंदर जितने भी ईयर लगे उन सब का कलेक्शन, यानी उस सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, फ्लड ऑफ फायर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये चीज तो आपको समझ आई कि इन तीनों के बुक्स के अंदर क्या क्या बताया गया है, ठीक है। लेकिन इन तीनों बुक्स के कलेक्शन को यानी कि फर्स्ट बुक थी सी ऑफ पॉपीज, ठीक है। सेकंड है रिवर ऑफ स्मोक, थर्ड है हमारी फ्लड ऑफ फायर। इन तीनों के कलेक्शन को एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, आइबिस ट्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है एज इट इज, कि जो आइबिस ट्रायोलॉजी है, कैसे क्वेश्चन देगा आपको, ऑप्शन के अंदर 4 बुक्स के नाम दे देगा, 3 तो ये वाले जो कि करेक्ट है, एक आपको कोई भी गलत नाम दे देगा, और आपको पता करना होगा कि आइबिस ट्रायोलॉजी के अंदर कौन सी बुक है या फिर उनमें से कौन सी बुक एक नहीं है। तो आपको उसमें से एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा अगर आपको इन तीनों बुक्स के नाम अच्छे से याद होंगे। तो आपको याद रखना है कि आइबिस ट्रायोलॉजी के अंदर 3 बुक्स हैं, सी ऑफ पॉपीज जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है आइबिस वॉयस के बारे में, ठीक है, समुद्री यात्रा है ये एक। और रिवर ऑफ स्मोक के अंदर हमें एक झलक देखने को मिलती है फेंक्वी टाउन की और उसकी वर्किंग की। और फ्लड ऑफ फायर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओपियम वार के जो ईयर्स है उसके बारे में हमें फाइनली देखने को मिलता है। ये अगर पूछ लिया जाए कि आइबिस ट्रायोलॉजी का फर्स्ट बुक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, सी ऑफ पॉपीज। और अगर पूछ लिया जाए फाइनल वॉल्यूम कौन सा है, तो आप बताओगे फ्लड ऑफ फायर। और अगर पूछा जाए सेकंड वॉल्यूम कौन सा है, तो आप बताओगे रिवर ऑफ स्मोक। और अगर ऐसे आ जाए कि इन तीनों बुक्स के कलेक्शन को एक नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है, तो आप बताओगे आइबिस ट्रायोलॉजी। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं द गन आइसलैंड, ठीक है। 4 साल बाद में आया गन आइसलैंड नॉवल 2019 में 2019 में। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, जो करंट मूवमेंट है, करंट सिचुएशन है, इश्यूज हैं, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। 2 करंट इश्यूज क्या है, एक तो क्लाइमेट चेंज एक करंट इशू है, और एक ह्यूमन माइग्रेशन। तो गन आइसलैंड के अंदर आपको 2 करंट सिचुएशंस हैं, 2 करंट इश्यूज हैं, उसके बारे में जानने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन माइग्रेशन, ठीक है। हमने कितने नॉवेल्स देखे अभी तक, द सर्कल ऑफ रीजन, डेब्यू नॉवल, और द शैडो लाइन्स, द कैलकाटा क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज यानी कि आइबिस ट्रायोलॉजी, और गन आइसलैंड। नेक्स्ट है हमारा जंगलनामा क्या है, जंगलनामा एक ग्राफिक वर्स है। इसको मैं आपको अच्छे से लिख के बताती हूँ कि क्या है ये। जंगलनामा एक ग्राफिक वर्स है जो कि घोष का फर्स्ट वर्स है ये, ठीक है। जंगलनामा बता रही हूं कि जंगलनामा क्या है। जंगलनामा घोष का ग्राफिक वर्स है, इतनी चीज आपको याद रखनी है कि जंगलनामा क्या है, एक ग्राफिक वर्स है जिसको इलस्ट्रेट किसने किया, इसको इलस्ट्रेट किया पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन आर्टिस्ट जिसका क्या नाम है, सलमान तूर। तो 2 चीजें अभी तक याद करनी है आपको कि जो जंगलनामा है एक क्या है, ग्राफिक वर्स है जिसको इलस्ट्रेट करने का काम किसने किया, पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन आर्टिस्ट सलमान तूर ने किया। ओके, इसके बाद में जो ये जंगलनामा है 2 टाइम पब्लिश होती है। जो फर्स्ट पब्लिश होती है कहां पर होती है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 4th स्टेट इंडिया, यानी कि जो पहले पब्लिश हुई कहां पर हुई, 4th स्टेट इंडिया में।
कौन सी डेट को पब्लिश हुई? 12 Feb 2021, यानी कि ये जो सबसे पहले पब्लिश हुई 12 फरवरी 2021 को फोर्थ स्टेट इंडिया के अंदर पब्लिश हुई। सेकेंडली ये कहां पर पब्लिश हुई? सेकेंडली ये पब्लिश हुई ग्रेट ब्रिटेन में। कहां पर पब्लिश हुई? ग्रेट ब्रिटेन में। किसके द्वारा पब्लिश हुई? बाय जॉन मुर्रे प्रेस। बाय जॉन मुर्रे प्रेस के द्वारा ये पब्लिश हुई। कौन सी डेट को पब्लिश हुई? 11th of November 2021 को पब्लिश हुई। इतनी चीजें याद रखनी है आपको। यानी कि जो ये जंगलनामा है ग्राफिक वर्क्स है, सलमान तूर जो कि पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन आर्टिस्ट है, इन्होंने इसको इलस्ट्रेट किया। जंगलनामा 2 बार पब्लिश हुई। सबसे पहले पब्लिश हुई है फोर्थ स्टेट इंडिया में 12 फरवरी 2021 को। दूसरी बार ये पब्लिश हुई ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जॉन मुर्रे प्रेस के द्वारा। कब? 11th of November 2021। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि ये गोश फर्स्ट वर्स है। ये गोश का फर्स्ट वर्स है जिसका थीम क्या है? ग्रीड एंड इकोलॉजिकल मिसएडवेंचर क्या है इसका थीम है? थीम क्या है इसका? ग्रीड एंड इकोलॉजिकल मिसएडवेंचर। इसमें जो गोश है वो क्या स्टेट करते हैं? क्या कहते हैं? गोश क्या स्टेट करते हैं कि ये एक एलिगोरी है। क्या है? ये एक एलिगोरी है फॉर ह्यूमंस के लिए एलिगोरी है। कॉजेज क्लाइमेट चेंज। जब आपको लिटरेरी टर्म्स का सीरीज करवाया जाएगा तब आपको एलिगोरी भी बताया जाएगा कि एलिगोरी क्या होता है। ठीक है। तो एक टाइम के लिए सिर्फ इतने टाइम के लिए ये जान लीजिए कि जो जंगलनामा है गोश क्या कहते हैं कि एक एलिगोरी है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। इसके बाद में जो ये जंगलनामा है, जंगलनामा कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है? जंगलनामा क्या है? एक बंगाली टेल है। क्या है? एक बंगाली टेल, यानी कि बंगाली कहानी है जो किसके बारे में हमें बताती है? ये हमें बताती है सुंदरवन फॉरेस्ट गॉडेस। जो जंगलनामा है हमें सुंदरवन फॉरेस्ट गॉडेस के बारे में बताती है। वो गॉडेस कौन है? बॉर्न बीबी। और ये बॉर्न बीबी क्या करती है? इस सुंदरवन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगलनामा के अंदर जो सुंदरवन फॉरेस्ट गॉडेस है वो कौन है? तो आपको क्या बताना है? बॉर्न बीबी। उस गॉडेस का नाम क्या है? बॉर्न बीबी। और ये बॉर्न बीबी क्या काम करती है? सुंदरवन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद में आपको ये चीज याद रखनी है कि ये कैसे लिखी, कौन से स्टाइल के अंदर लिखी गई है? ये पोएम लाइक स्टाइल में लिखी गई है। पोएम की तरह लिखी गई है, पोएम लाइक स्टाइल। ठीक है जी, पोएम लाइक स्टाइल के अंदर ये लिखी गई है। आपको ईच लाइन में कितने सिलेबल्स देखने को मिलेंगे? 12 सिलेबल्स देखने को मिलेंगे। ईच लाइन के अंदर कितने सिलेबल्स देखने को मिलेंगे? 12 सिलेबल्स देखने को मिलेंगे। और ईच कपलेट के अंदर कितने सिलेबल देखने को मिलेंगे? 24 सिलेबल देखने को मिलेंगे। ठीक है। प्रत्येक लाइन में आपको सिलेबल दिखेंगे 12 और कपलेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 24। और हर लाइन के आफ्टर ईच लाइन आपको एक नेचुरल पोज देखने को मिलेगा, जिसको सिजोरा के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको हर लाइन के बाद में एक नेचुरल पोज देखने को मिलेगा जिसको सिजोरा के नाम से
जाना जाता है। ओके, तो ये जंगलनामा की जो ओपनिंग होती है वो कैसे होती है? तो जंगलनामा की जो ओपनिंग होती है वो एक प्रोलॉग के साथ में होती है। जंगलनामा की जो ओपनिंग होती है वो एक प्रोलॉग के साथ में होती है। जंगलनामा की ओपनिंग किसके साथ में होती है? प्रोलॉग के साथ में होती है, जिसके अंदर हमें जियोग्राफी ऑफ सुंदरवन बताया गया है। इस प्रोलॉग के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इस प्रोलॉग के अंदर आपको ज्योग्राफी ऑफ सुंदरवन, ज्योग्राफी ऑफ सुंदरवन देखने को मिलेगा, यानी कि सुंदरवन का सारा भूगोल प्रोलॉग के अंदर बताया गया है। तो इतनी बात समझ आ गई आपको कि क्या बताया गया है। और जंगलनामा जो डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये बात आपको याद रखनी है जंगलनामा के बारे में। रिपीट कर देती हूँ कि जो जंगलनामा है 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये एक ग्राफिक वर्स है। इसको जो इलस्ट्रेट करने का काम किया पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन आर्टिस्ट सलमान तूर के द्वारा किया गया है। ये 2 टाइम पब्लिश हुई है। जो फर्स्ट पब्लिश हुई है 4th स्टेट में हुई है 12 Feb 2021 को। सेकेंडली जो ये इसका पब्लिशमेंट हुआ वो कहाँ पर हुआ? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हुआ। किसके द्वारा हुआ? जॉन मुर्रे प्रेस के द्वारा। कब? 11 नवंबर 2021 को हुआ। ठीक है, ये गोश का फर्स्ट वर्स है। इसकी जो थीम है ग्रीड एंड इकोलॉजिकल मिस एडवेंचर है। गोश क्या कहते हैं कि ये एक एलिगोरी है ह्यूमंस के लिए, और इसका जो कारण है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज है। जो जंगलनामा है ये क्या है? एक बंगाली टेल है जो हमें सुंदरवन फॉरेस्ट की गॉडेस के बारे में बताती है। उस गॉडेस का क्या नाम है? बोन बीबी। बोन बीबी क्या करती है? सुंदरवन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जो इसकी ओपनिंग होती है, जंगलनामा की ओपनिंग किसके साथ में होती है? एक प्रोलॉग के साथ में होती है। और प्रोलॉग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ज्योग्राफी ऑफ जंगलनामा, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ सुंदरवन देखने को मिलती है। और इसको लिखा किस स्टाइल के अंदर गया? इसको पोएम लाइक स्टाइल में लिखा गया, बिल्कुल पोएम की तरह लिखा गया है। आपको प्रत्येक लाइन के अंदर क्या देखने को मिलेंगे? 12 सिलेबल देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक कपलेट के अंदर आपको 24 सिलेबल्स देखने को मिलेंगे। और हर लाइन के बाद में आपको एक नेचुरल पोज देखने को मिलेगा जिसको हम सिजोरा के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा जंगलनामा। आई होप इतना आपको समझ आया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉन फिक्शंस के तरफ। किन्होंने कौन कौन से नॉन फिक्शंस लिखे हैं? इनके ये 3 इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शंस हैं। फर्स्ट जो है इन एन एंटिक लैंड, इन एन एंटिक लैंड इनका फर्स्ट नॉन फिक्शन है। इनका जो सेकंड नॉन फिक्शन है द ग्रेट डिरेंजमेंट है। और जो थर्ड इनका नॉन फिक्शन है क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल, इनका थर्ड नॉन फिक्शन राइटिंग है। इसके बाद में आती है एंथोलॉजीज। एंथोलॉजीज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एसेज, कलेक्शन ऑफ एसेज, कलेक्शन ऑफ एसेज यानी कि एंथोलॉजीज वो कौन कौन सी है? डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा, ये इनका फर्स्ट एंथोलॉजी है। दूसरा जो एंथोलॉजी है वो है इनका द इमाम एंड द इंडियंस, ये इनका सेकंड एंथोलॉजी है जो कि कलेक्शन ऑफ एसेस है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, जो कि कंप्लीट अमिताभ घोष के बारे में था। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।